सबसे पहले हम ये समझते हैं यार फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। ऐसे समझिए जैसे हम बोलते हैं यार कुछ टाइप के, चलिए जब हमने समझा था रिलेशन, तो हमने रिलेशन में समझा था यार देखिए बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं दो सेट के बीच में, ठीक है। मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, तो इनके बहुत ऐसे कुछ ना कुछ पर्टिकुलर हम ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे, वो हमारा रिलेशन होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार रिलेशन में बात कर रही हूँ दो पर्सन के बीच में रिलेशन, यार दो पर्सन के बीच में बहुत सारे टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदर और चाइल्ड का रिलेशन, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन, दो फ्रेंड्स के बीच का रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन होते हैं। बट अगर मैं बोलूं ब्लड रिलेशन, इसका मतलब मैं वो सारे जो दो पर्सन के बीच में रिलेशन होते हैं उनके कोई स्पेशल टाइप की रिलेशन की बात कर रही हूँ जो ब्लड रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें सारे जो दो पर्सन के बीच में, मान लीजिए A1 है ये B1 है, दो पर्सन है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। बट अगर मैं बोल रही हूँ एक स्पेशल टाइप की रिलेशन की बात कर रही हूँ जो है ब्लड रिलेशन, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं ब्लड रिलेशन बोल रही हूँ तो वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन हो गया है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये पूरा हमारा एक वेन डायग्राम से समझते हैं, ये मान लीजिए डिनोट कर रहा है पूरे को रिलेशन को, ठीक है। ये सर्कल डिनोट कर रहा है दो पर्सन के बीच में जितने भी रिलेशन होते हैं उसको। तो अगर मैं बोल रही हूँ ब्लड रिलेशन तो वो एक इसका सबसेट होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब रिलेशन दो लोगों के बीच के सारे रिलेशन इसमें आ रहे हैं तो ब्लड रिलेशन इसी का एक हिस्सा होगा, ठीक है, इसी का एक टुकड़ा होगा। इन द सेम वे अगर हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं दो सेट्स के बीच में रिलेशन, इस सब मान लीजिए सर्कल से डिनोट कर रहे हैं ना वेन डायग्राम रिलेशन, तो अगर मैं फंक्शंस की बात कर रही हूँ तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। मतलब अगर रिलेशन सारे के सारे रिलेशन इसके अंदर आ जा रहे हैं, इस बड़े वाले सर्कल के अंदर आ जा रहे हैं, तो जो फंक्शन का वेन डायग्राम से जो सर्कल रिप्रेजेंट होगा वो इस रिलेशन का एक सबसेट होगा। इसका मतलब फंक्शन रिलेशन का एक टुकड़ा है, मतलब सारे रिलेशंस में से ही कोई ना कोई रिलेशन हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब सारे फंक्शन रिलेशन हो ये जरूरी है, पर सारे रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि फंक्शन का सबसेट, फंक्शन का जो सेट है वो रिलेशन के सेट के अंदर आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि यार अगर मैं दो सेट के बीच में रिलेशन की बात कर रही हूँ तो कोई स्पेशल टाइप का रिलेशन है वो होगा फंक्शन, और वो कौन सा स्पेशल टाइप का रिलेशन है वो हम डेफिनेशन में समझेंगे, ठीक है। जब हम समझेंगे फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, उससे समझेंगे कि यार ऐसी क्या स्पेशल कंडीशन है जो किसी रिलेशन को फंक्शन बनाती है, ठीक है। सारे रिलेशन फंक्शन हो जरूरी नहीं है, कोई स्पेशल टाइप के रिलेशन होंगे वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करेंगे तो हम उन्हें बोलेंगे कि वो फंक्शन है। वो स्पेशल कंडीशन क्या होगी चलिए समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम डेफिनेशन कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। समझिए, और रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। पहली बात ये समझिए कि यार हम फंक्शन को किस लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे यूज किया हुआ है एफ, ठीक है। आप देखेंगे आप एक्चुअली कोई से भी लेटर्स यूज कर सकते हैं फंक्शन को डिनोट करने के लिए। मान लीजिए एफ यूज कर सकते हैं, जी यूज कर सकते हैं, एच यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो यूज होता है वो लेटर्स होते हैं एफ, जी, एच। बहुत सारी जगह F1, F2, F3, G1, G2, F10, G10, G9, बहुत सारे टाइप से फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट यूजुअली F, G और H, स्मॉल F, G, H यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए किसी फंक्शन को। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि आपको क्या लेटर यूज करना है किसी फंक्शन को डिनोट करने के लिए, कोई भी रूल नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे अल्फाबेट्स है, ठीक है, आप अल्फाबेट्स के साथ नंबर भी यूज कर सकते हैं, F1, F2 जैसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इन जनरल फंक्शंस को मैथमेटिक्स में इन 11th एंड 12th F, G, H टाइप के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। बट कोई रूल नहीं है, आप किसी से भी किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट फंक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर हमें एक डेफिनेशन में दिया है रिलेशन F, मतलब स्मॉल f दिया है, इन्होंने इस फंक्शन को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया है। और रिलेशन F फ्रॉम सेट A टू सेट B, देखिए कोई भी रिलेशन की हम बात करेंगे, पहले तो हमने ये समझ लिया है कि यार फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है।
स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, तो हमने बोला कि कोई भी एक रिलेशन जिसको हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया है, जो कि सेट ए से सेट बी की तरफ है, ठीक है, सेट ए से सेट बी की तरफ, इज सेट टू बी अ फंक्शन। अब हम देखेंगे कि यार कोई भी रिलेशन जो सेट ए से सेट बी की तरफ हो रहा है, वो रिलेशन कब फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, वो कब फंक्शन कहलाएगा, इफ every element of A, every element of set A has one and only one image in set B। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है every element of set A। देखिए दो सेट की बात होती है हमेशा, पहला वाला सेट और दूसरा वाला सेट, ठीक है, मतलब कोई भी रिलेशन की बात करेंगे तो दो सेट के बीच में रिलेशन होगा, तो ये इस सेट का इस सेट के साथ रिलेशन है। फॉर एग्जांपल इसका नाम है सेट ए और इसका नाम है सेट बी, तो हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं, हम पहले वाले सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम जिस सेट से रिलेशन देखा जाएगा दूसरे सेट के बीच में, वो पहला वाला रिलेशन, पहले वाले सेट की बात कर रहे हैं कि वो वाले सेट के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहली कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। पहली चीज ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए और सारे एलिमेंट के वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए सेट बी में। पहले बात ये समझिए कि बी, देखिए मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। पहले ये समझिए इमेज क्या होता है, हम पहले देख चुके हैं इमेज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ए है, बी है, जी है, एच है। मैंने रैंडमली कुछ भी सेट ए ले लिया है, रैंडमली कुछ भी सेट बी ले लिया है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, ऐसा मैंने एरो बनाया है, ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ तक एक एरो बनाया है, इसका मतलब ये जो रिलेशन की बात कर रहा है, उस रिलेशन को मान लिया मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, उस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा 1, ए। बात समझ में आ रही है, ऑर्डर्ड पेयर 1, ए आएगा, पहला एलिमेंट इस सेट से आएगा जहां से ये जो एरो है वो शुरू हुआ है और जहां पे खत्म हुआ है वो दूसरा एलिमेंट है। इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बना है। अगर मैं बोलूं इमेज क्या होता है, इमेज मतलब 1 की इमेज है ए। बात समझ में आ रही है, मतलब जो हम सेट ए ले रहे हैं, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट सेट ए को रख रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो सेट बी से आएगा वो होगा इमेज ऑफ वो एलिमेंट, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ ये इमेज है 1 की, ए इज इमेज ऑफ 1, ठीक है। ए किसकी इमेज है, 1 की इमेज है। और अगर मैं बोलूं प्री इमेज, तो 1 इज प्री इमेज ऑफ ए। देखिए हमने पिछले लेक्चर्स में इमेज समझा था, इमेज क्या होती है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, मान लीजिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, कोई रिलेशन की बात हो, फंक्शन की बात हो, किसी भी रिलेशन या फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है, वो प्री इमेज है सेकंड एलिमेंट की, और जो सेकंड एलिमेंट है वो इमेज है फर्स्ट एलिमेंट की। बात समझ में आई, बस वाइस वर्सा बात कर रहे हैं। देखिए जो सेकंड सेट का एलिमेंट है वो होगा हमारा इमेज इस वाले का, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ मैंने 3 को मैच कराया है h के साथ, ठीक है, तो 3 इज प्री इमेज ऑफ h और h इज इमेज ऑफ 3। बात समझ में आई, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। अब ध्यान से समझिए, पहली कंडीशन क्या हुई थी, पहली कंडीशन ये हुई थी कि सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए होने चाहिए, सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए के सिर्फ 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए सेट बी में। मतलब 1 की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, 2 की भी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, 3 की भी एक होनी चाहिए, 4 की भी एक इमेज होनी चाहिए और 5 की भी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। अगर किसी भी सेट ए के एलिमेंट में मल्टीपल इमेज हो रही है किसी भी एलिमेंट की, तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मैंने 2 को मैप किया बी के साथ, ठीक है, 4 को मैप किया जी के साथ और 5 को फिर से मैप किया है एच के साथ, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये वाला हम मैपिंग हटाते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास 4 मैपिंग है, ठीक है, ध्यान से समझिए। 1 मैप हो रहा है ए के साथ,
2 मैप हो रहा है बी के साथ, 3 मैप हो रहा है एच के साथ, 5 भी मैप हो रहा है एच के साथ, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहली बात यह है कि हमें सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए के कोई ना कोई इमेज देखनी है जो सेट बी में हो रही है। पहले इसकी हो रही है इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, पर यार ये जो 4 है इसकी कोई इमेज नहीं है। अगर हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट सेट ए में मिल चुका है जिसकी कोई इमेज नहीं है तो वो हमारा फंक्शन नहीं है। तो ये जो अभी रिप्रेजेंट हो रहा है इस एरो डायग्राम से वो फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि 4 जो है उसका कोई इमेज नहीं है। हमारे पास सारे एलिमेंट ऑफ ए के कोई ना कोई इमेज होने चाहिए थे, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन नहीं है। पर मान लो अब मैंने ऐसा एरो बना दिया, ठीक है, अब मैंने ऐसा एरो बना दिया, अब देखो क्या ये फंक्शन है या नहीं है। 1 का फंक्शन, देखिए पहली कंडीशन देख रहे हैं अपन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए से कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। 1 से बन रहा है ए के साथ, 2 से बन रहा है बी के साथ, 3 से बन रहा है एच के साथ, 4 से बन रहा है जी के साथ, 5 से बन रहा है एच के साथ। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए हैं, ठीक है, जो मैप हो रहे हैं सेट बी के साथ। दूसरी कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, मतलब हर एक एलिमेंट जो सेट ए में है उसका सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी के साथ। 1 की कितनी इमेज है? 1 की सिर्फ एक इमेज है। 2 की कितनी इमेज है? 2 की भी सिर्फ एक इमेज है। 3 की कितनी इमेज है? 3 की भी एक इमेज है। 4 की भी एक इमेज है और 5 की भी एक इमेज है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई तो मैं बोलूंगी यस, अभी जो ये एरो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फंक्शन कहला सकता है, ठीक है। एक और चीज समझिए, अगर मैं इन 5 से सिर्फ एक ही इमेज बन रही है तो मैं बोलूंगी कि ये फंक्शन है, ठीक है। अभी तुम अगर प्री इमेज की बात करो, ए की कितनी प्री इमेज है? 1, बी की कितनी है? 1, जी की भी सिर्फ एक है 4, एच की 2 प्री इमेज बन रही है। देखो एच 2 लोगों से कनेक्टेड है, 3 से भी और 5 से भी। एच की 2 प्री इमेज है, ये मैटर नहीं कर रही। हमारी कंडीशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि जो सेट बी की प्री इमेज है वो कितनी होनी चाहिए। हमें सिर्फ इतनी कंडीशन है, ये कंडीशन है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी एक इमेज चलेगा, पर इसकी मल्टीपल प्री इमेज बन रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बने, 0 बने कि मल्टीपल बने, फर्क नहीं पड़ रहा है। इन सारे एलिमेंट्स की 0 इमेज भी नहीं चलेगी, सिर्फ एग्जैक्टली 1 इमेज होगी तो ही चलेगा। अगर कोई की 0 इमेज है मतलब वो इससे पेयर नहीं हो रहा है, तो सारे एलिमेंट्स पेयर नहीं हो रहे तो हमारी पहली कंडीशन क्लियर नहीं होगी, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर सबके सिर्फ एक ही एलिमेंट से इमेज बन रही है, मतलब सबकी सिर्फ एक ही इमेज है, तो ही ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो सबकी सिर्फ ओनली 1 इमेज बननी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी? फंक्शन की। देखिए बहुत सारी जगह फंक्शंस को मैप या मैपिंग जैसे टर्म से भी यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपको कहीं मैप या मैपिंग वर्ड दिख रहा है तो आप उसको फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है वो टर्म, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उस जगह। देखिए अभी हमने इस डेफिनेशन से समझा है, एक और डेफिनेशन देखते हैं कि सेम फंक्शन के डेफिनेशन को एक अदर वे में लिखा हो गया है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अ फंक्शन एफ, इस फंक्शन को भी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया गया है, इज अ रिलेशन। हमें पता है यार हर एक फंक्शन एक रिलेशन होता है, ठीक है। अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, एक नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। पहले भी हम सेट ए से सेट बी की तरफ एक रिलेशन की बात कर रहे थे। वो रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब वो स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो करेगा। इधर भी यही है कि एक फंक्शन है, वो रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। वो फंक्शन तब कहलाएगा जब डोमेन ऑफ एफ इज ए, domain of f is a and no two distinct ordered pairs in f have the same first element। ध्यान से समझिए, पहली कंडीशन domain of f is a, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए? a होना चाहिए। देखिए हमें पता है डोमेन मतलब अगर हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालेंगे किसी फंक्शन या रिलेशन में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के वो होंगे हमारा डोमेन का हिस्सा, ठीक है। मान लीजिए इस केस में हमारा डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा 1, 2, 3, 4 और 5। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये 5 एलिमेंट से एरो निकल रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एरो नहीं निकलता, ठीक है, ये एरो नहीं होता, ठीक है, सिर्फ 1 ए से मैप होता, 2 बी से मैप होता, 3 एच से मैप होता, 4 जी से मैप होता, 5 से कुछ भी मैप नहीं होता, ठीक है, तो हमारा डोमेन आता 1, 2, 3 और 4। सिर्फ यही डोमेन आता क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स तो हमारे सिर्फ 4 बन रहे हैं। देखिए इसका मतलब पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि यार हमें सारे एलिमेंट्स के साथ इमेज बनानी थी,
हमारी पहली कंडीशन क्या थी, एवरी एलिमेंट। तो पहली ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम समझ गए कि यार ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा फंक्शन नहीं है। अगर हम इसको इस लैंग्वेज में समझे, डोमेन ऑफ फंक्शन इज ए। देखिए हमारा जो फंक्शन ए, जो हमारा सेट ए है, सेट ए में क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। जब तक हमारा जो डोमेन है वो डोमेन हमारा फंक्शन जो हमारा सेट ए है उसके बराबर नहीं हो रहा है, तब तक इसके सारे एलिमेंट्स की इमेज नहीं बन रही है। अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तो हमारा डोमेन ऐसा बन जाएगा, वो डोमेन में भी कोई एलिमेंट मिस होगा, जो एलिमेंट इसमें मिस हो रहा है जिसके साथ एरो नहीं बन रहा है वो एलिमेंट डोमेन में भी मिसिंग होगा, और वो अगर डोमेन में मिसिंग होगा तो वो हमारे सेट ए के इक्वल नहीं हो पाएगा। तो पहली कंडीशन हम एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए को कंसिडर कर रहे हैं, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, हमारा सेट ए होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन, अगर वो फंक्शन सेट ए टू सेट बी से मैप हो रहा है तो हमारा जो डोमेन होना चाहिए फंक्शन का वो सेट ए के बराबर होना चाहिए। बात क्लियर है? सेम कंडीशन को इस लैंग्वेज में भी लिखा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी हमारी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। अब उसको अदर लैंग्वेज में क्या लिखा है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन फंक्शन एफ हैज द सेम फर्स्ट एलिमेंट। मान लीजिए मैं इसी को ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखती हूँ, ठीक है। तो 1 A 2 B 3 G 4 H। अब मान लीजिए मेरा फिफ्थ वाला मैं ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाती, फॉर एग्जाम्पल इस 4 को मैं बनाती हूँ B के साथ, नहीं यहाँ तो यहाँ पे एक और ले लिया मैंने I, ठीक है। 4 को मैंने बनाया I के साथ और 5 को मैंने बनाया G के साथ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, पहली कंडीशन, अच्छा मैं और एलिमेंट्स लिख देती हूँ। 4 को मैंने बनाया G के साथ और 4 को मैंने बनाया है I के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हो गई, 5 को मैंने मैप किया है G के साथ। तो ये हमारा जो है, ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन f को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी के लिए फंक्शन नहीं बोलेंगे, अभी हम देखेंगे, अभी इसको हम रिलेशन ही बोलते हैं। अभी हम देखते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो पहली कंडीशन, क्या सारे एलिमेंट हमारे सेट ए के इसमें आए हैं या नहीं आए। तो हम देखते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 4 है 5 है, 1 2 3 4 5 पांचों की पांचों एलिमेंट कम से कम एक बार तो दिख रहे हैं। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो हमारा सेट ए के बराबर है। दूसरी कंडीशन है, नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। देखिए इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है 2 है 3 है 4 है 4 है। देखिए दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो ये भी कंडीशन हमारी किसकी हो गई, इसको भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यार एक नंबर, एक एलिमेंट के दो इमेज बन रही है। अगर एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, या एक एलिमेंट, देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर इसके दो इमेज बन रही है सेट बी के साथ तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसी सेम कंडीशन को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। सेम बात है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर 4 G बनेगा और 4 I बनेगा अगर एक ही एलिमेंट, एक ही नंबर के दो ऑर्डर्ड पेयर्स एक ही नंबर के दो इमेज बन रही है। तो इसी चीज को मैंने दो लैंग्वेज में आपको बताया है। पहली डेफिनेशन के भी सेम दो कंडीशन है, दूसरी डेफिनेशन भी वो सेम ही दो कंडीशन बता रही है, बस एक लैंग्वेज का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए कंक्लूजन ये रहा कि हमें सिर्फ दो कंडीशन चेक करनी है। अगर कोई रिलेशन में वो दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो फंक्शन है। अगर उनमें से दोनों में से कोई भी ऐसी भी एक भी कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो रही है तो वो हमारा फंक्शन नहीं है। पहली कंडीशन, हमारा जो मान लीजिए जो हमारा रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी की तरफ है, ठीक है, ये हम अभी कंसिडर कर रहे हैं। तो जो पहला वाला सेट है उस सेट के सारे एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में आने चाहिए, ठीक है। हमारे रिलेशन में सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में सेट ए के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स के साथ कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए, और वो ऑर्डर्ड पेयर कैसा होना चाहिए कि सारे एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही इमेज हो, ठीक है, मल्टीपल इमेज नहीं होनी चाहिए। सारे एलिमेंट्स हो ए के और सारे एलिमेंट्स ए के एक ही ऑब्जेक्ट से मैप हो, तो वो होगा हमारा फंक्शन, ठीक है। इसी को अगेन इस लैंग्वेज में समझते हैं। तो पहली कंडीशन कि हमारा जो फंक्शन का डोमेन है वो हमारे ओरिजिनल जो फर्स्ट सेट है सेट ए उसके बराबर होना चाहिए, और
कोई भी दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होने चाहिए हमारे फंक्शन में लिखे हुए, हमारे रिलेशन में लिखे हुए दो ऐसे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होने चाहिए जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, मतलब एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो, ये नहीं होना चाहिए। मल्टीपल प्री इमेज हो सकती है, मतलब जैसे जी की दो प्री इमेज है, जी दो लोगों से मैप है, 4 से भी मैप है, 5 से भी मैप है, ये चलेगा, पर 4 दो लोगों से मैप नहीं हो सकता। मतलब जो बाद वाले सेट में आ रहा है ना, ये कितने भी लोगों से मैप हो सकता है, एक 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से किसी से भी, पर ये इसके सारे एलिमेंट्स 0 से भी मैप नहीं हो सकते, मतलब 0 एलिमेंट से मैप होंगे वो भी चलेगा नहीं, सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए और सिर्फ एक ही से मैप होने चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट से एक एरो बनना चाहिए कंपल्सरीली हर एक एलिमेंट से एक एरो बनना चाहिए। या ऑर्डर पेयर के टर्म्स में देखें तो हर एक जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए के सारे एलिमेंट्स से कंसिडर होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट का हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे 4 दो बार आ रहा है दो ऑर्डर्ड पेयर्स में, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई है फंक्शन की। यार देखिए फंक्शन क्या होता है थोड़ा और प्रॉपरली हम अदर लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए डेफिनेशन से तो आपको समझ में आ गया होगा, अब हम थोड़ा समझते हैं कि यार फंक्शन का सेंस क्या है, हम विजुअलाइज कैसे करेंगे कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन है, रिलेशन आर, वो हो रहा है सेट ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, और वो पर्टिकुलर वो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशन जो फंक्शन की दो कंडीशन होती है, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, पहली कंडीशन हमने क्या देखी, द डोमेन ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू सेट ए, है ना। और दूसरी कंडीशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, तो मान लीजिए वो दोनों कंडीशन वो पर्टिकुलर रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो उसको मैं फंक्शन बोल दूंगी। मान लीजिए उस फंक्शन को मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सिंस वो रिलेशन सेट ए टू सेट बी में है, तो वो फंक्शन भी सेट ए से सेट बी की तरफ मैप करेगा। उसको हम लिखेंगे कैसे, ये तरीका है लिखने का। देखिए इसको पढ़ना कैसे है, f इज अ फंक्शन, f मैप्स, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैप्स। ठीक है, f मैप्स a टू b, कहां से कहां तक, a से लेके b की तरफ। ठीक है, a से b तक f इज अ फंक्शन, f मैप्स a टू b। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि यार फंक्शन की जगह बहुत सारी जगह मैप्स या मैपिंग जैसा वर्ड भी यूज होता है। अगर कहीं मैप्स या मैपिंग यूज हो रहा है तो आपको समझ जाना है वो फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई भी जगह लिखना है कि ये जो फंक्शन है वो किस सेट से किस सेट की तरफ है, तो आप ऐसे लिखेंगे f मैप्स सेट ए टू सेट बी। मान लीजिए आपके फंक्शन का नाम है g फॉर एग्जाम्पल, तो आप लिखेंगे g मैप्स, मान लीजिए आपका फंक्शन p सेट से q सेट की तरफ है, तो आप लिखेंगे p टू q, p टू q, और इसको बोलेंगे कैसे, g मैप्स p टू q, f मैप्स a टू b। बात समझ में आ गई। पहली चीज कैसे फंक्शन को लिखेंगे कि ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट, मतलब कौन से सेट से कौन से सेट की तरफ इसका रिलेशन है। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है आपको। अब हम एक और चीज देखते हैं यार, हम समझते हैं यार फंक्शन हम विजुअलाइज कैसे करें। आपने डेफिनेशन के थ्रू तो समझ लिया कि यार एक पर्टिकुलर रिलेशन है, वो रिलेशन अगर वो दो कंडीशन फॉलो करे कि यार पहली कंडीशन वो डोमेन, जो हमारा फंक्शन का डोमेन होगा वो हमारे पहले वाले सेट ए से बराबर होगा, इस केस में हमारा डोमेन सेट पी के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन सारे एलिमेंट जो सेट ए के होंगे उसके सिर्फ एक ही इमेज होगी सेट बी, वन एंड ओनली वन इमेज जो सेट बी में होगी। ठीक है, वो अगर पर्टिकुलर चीजें फॉलो करता है रिलेशन तो वो फंक्शन कहलाएगा। पर हम उसको समझे कैसे, क्या डेफिनेशन से तो आप समझ लिए, तो आप फंक्शन को ऐसे समझ सकते हो यार, फंक्शन एक टाइप से, मान लीजिए फंक्शन है, फंक्शन एक टाइप से एक ऑपरेशन है। ठीक है, ऐसे समझिए एक ऑपरेशन है जिसमें दो चीजें होती है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक है, ऐसे समझिए फंक्शन को आपको कुछ देना पड़ेगा, आपको कोई इनपुट देना पड़ेगा और आपको इसमें से कुछ आउटपुट मिलेगा। बात समझ में आई। एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन हो, फंक्शन कैसे विजुअलाइज करें, फंक्शन एक्चुअली में ऐसा होगा, वो एक टाइप का ऑपरेशन होगा, उसको एक इनपुट की नीड होगी, वो इनपुट अपन उसको देंगे, वो ऑपरेशन करेगा और वो हमें एक आउटपुट देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं,
मान लीजिए मैंने इनपुट दिया, मान लीजिए मेरा ऑपरेशन है, इस केस में मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। क्या है फंक्शन है, मेरा फंक्शन का नाम है एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है एफ, ठीक है, एफ क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये पर्टिकुलर ऑपरेशन कौन करेगा, ये बॉक्स करेगा, ये फंक्शन है तो ये पर्टिकुलर ऑपरेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन की है। पर फंक्शन कैसे वर्क करेगा, इसको चाहिए एक इनपुट। मान लीजिए मैंने इनपुट दिया एक्स इक्वल टू 1, मैंने इनपुट क्या दिया एक्स इक्वल टू 1, तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आया, मुझे आउटपुट मिला, देखिए मैंने x की वैल्यू 1 दी, मुझे आउटपुट मिला 1। मैंने अगर x की वैल्यू 2 दी तो 2 इस ऑपरेशन में जाएगा, ऑपरेशन करेगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, x। देखिए ऑपरेशन क्या है, एक्स स्क्वायर है। अगर मैंने इनपुट दिया x की वैल्यू 1 तो एक्स स्क्वायर आउटपुट आ जाएगा 1। अगर मैंने इनपुट दिया 2 तो एक्स स्क्वायर 4 तो आउटपुट आ जाएगा 4। बात समझ में आई। देखिए नॉर्मली हम कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन है, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे होते हैं, ठीक है, फंक्शंस में भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, फंक्शंस हमारा रिलेशन का ही एक टुकड़ा है, तो हर फंक्शन एक रिलेशन होगा। इतनी बात क्लियर है आपको, हर फंक्शन एक रिलेशन होगा, पर हर रिलेशन फंक्शन होना जरूरी नहीं है। आई होप आपको ये सब चीजें अभी तक क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से समझिए, हमारा एक रिलेशन है आर, उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स, या मैं बोलती हूँ हमारा एक फंक्शन है एफ, उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जनरल फॉर्म में एक्स कॉमा वाई से। कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक्स कॉमा वाई। एक्स क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा जो सेट ए से आएगा, वाई वाला जो होगा सेकंड एलिमेंट होगा, मतलब सेकंड कंपोनेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो सेट बी से आएगा। क्लियर है, इतनी बात आपको अभी तक समझ में आई होगी, हमने रिलेशंस में भी ये सब चीजें समझी है। तो अगर मैं फंक्शन को बोल रही हूँ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो ये जो पहला वाला है ये हमारा इनपुट होगा और ये हमारा आउटपुट होगा। बात समझ में आई, जो हम अभी इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं, पहला वाला हम फंक्शन को देंगे ये वैल्यू और फंक्शन हमें ये वैल्यू निकाल के देगा आउटपुट। बात क्लियर है। तो अगर मैं बोल रही हूँ मैंने x दिया है, तो अभी के लिए मैं बोल रही हूँ मुझे जो मिल रहा है वो y है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिखेंगे, तो इसमें अगर मैं बोल रही हूँ हमारा फंक्शन है, उसमें क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, तो 1,1, 1 वैल्यू दी तो 1 वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू दी तो क्या वैल्यू आई 4। तो ये हमारा फंक्शन हो गया ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हुआ आपको कि यार समझ में आ रही है। हम फंक्शन क्या है, फंक्शन बेसिकली एक ऑपरेशन करेगा, उसे एक इनपुट चाहिए, वो एक आउटपुट देगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए फंक्शन का नाम क्या है एफ, ठीक है, एफ को मैं एक इनपुट दूंगी और वो मुझे क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ एफ, हमारा इनपुट किस टर्म्स में जा रहा है, एक्स के टर्म्स में, तो एफ ऑफ एक्स, आउटपुट क्या आ रहा है वाई के टर्म्स में, तो एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी बोल सकते हैं। ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ एफ ऑफ 1, मतलब मेरा फंक्शन है एफ, फंक्शन में मैंने इनपुट दिया 1, तो आउटपुट क्या आएगा, अगर मान लीजिए फंक्शन मेरा ये है तो आउटपुट क्या आएगा 1। अगर मैं बोल रही हूँ एफ ऑफ 2, मेरे फंक्शन है एफ, ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2, मतलब फंक्शन में मैंने क्या दिया, इनपुट। इनपुट में कैसे लिख रही हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर एफ, ब्रैकेट के अंदर इनपुट, इनपुट है मेरा 2, मैंने अगर वैल्यू दी 2 तो फंक्शन मुझे आउटपुट क्या देगा 4। बात समझ में आ रही है। अगर मैंने वैल्यू दी 3, इनपुट दी 3, तो वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर मतलब 9। बात समझ में आ रहा है। तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, किसी फंक्शन में हम वैल्यू देंगे वो हमें आउटपुट देगा, इनपुट देंगे हम आउटपुट देगा, हम इनपुट देंगे हमें फंक्शन आउटपुट देगा। क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, जो हमारा आउटपुट है उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हम y के फॉर्म में लिख सकते हैं कि यार जो आउटपुट है उसे हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंस हम हमारे इनपुट को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने हमारे ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे लिखा है, सिंस हमारा इनपुट x के फॉर्म में है तो हम आउटपुट बोलेंगे y है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं आउटपुट हमारा f ऑफ x है। इनपुट x है तो आउटपुट f ऑफ x होगा, क्योंकि f ऑफ x मतलब f इज अ फंक्शन जिसको हम इनपुट दे रहे हैं, तो ये जो होगा ये हमारे आउटपुट के बराबर होगा। यही हमारा आउटपुट है। देखिए 1 हमारा आउटपुट था, 4 हमारा आउटपुट था, 9 हमारा आउटपुट था। इसको हम किसके बराबर लिखें, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3। बात समझ में है। इसको पढ़ेंगे कैसे, f ऑफ x इक्वल्स टू y, f ऑफ 1 इज 1, f ऑफ 2 इज 4, f ऑफ 3 इज 9, f ऑफ इनपुट जो भी इनपुट f ऑफ 3 मतलब 3 हमारा इनपुट है। ऐसे समझिए y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। जो हम ये वैल्यू दे रहे हैं ना, देखिए हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट हमारी मर्जी का है,
हम जो इनपुट देंगे हमें उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इनपुट हम देंगे, मतलब इस फंक्शन में इनपुट देना इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। नॉर्मली इंग्लिश में हम समझे इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, मतलब वो खुद का मालिक हो, मतलब उससे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो किसी चीज को चेंज कर सकता है पर उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो किसी पे डिपेंड कर रहा है, अगर कोई और की वैल्यू चेंज हुई तो उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो डिपेंड कर रहा है किसी पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी की भी वैल्यू कुछ भी चेंज हो उसे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब देखिए ये वैल्यू हम दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमने x की वैल्यू 1 दी, x की वैल्यू 2 दी, x की वैल्यू 3 दी, ये हमारी चॉइस है, ठीक है। हमारी चॉइस मतलब देखिए अगर ये सेट ए टू सेट बी है में तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो ये सेट ए के सारे एलिमेंट्स है, मतलब इससे हमारे फंक्शन को फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। हमारे जो इसकी वैल्यूज है इससे हमारे फंक्शन को फर्क पड़ रहा नहीं, फंक्शन तो सेम है, फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसकी क्या वैल्यू है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। पर y की वैल्यू किसी पे डिपेंड कर रही है क्या? देखिए ये वैल्यू किसी पे डिपेंड कर रही है x की? नहीं। y की वैल्यू किसी पे डिपेंड कर रही है? हाँ, y की वैल्यू इस बात पे डिपेंड कर रही है कि x की वैल्यू क्या है। अगर देखिए इधर y की वैल्यू 1 आई तो ये 1 कैसे आई? 1 इसलिए आई क्योंकि x की वैल्यू 1 थी। 4 क्यों आई? क्योंकि x की वैल्यू 2 थी। तो ये जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं। तो हमारा जो आउटपुट है जो y है ये होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब अगर कोई फंक्शन है वो फंक्शन जिस भी फॉर्म में है, ठीक है, जो वैल्यू वो इनपुट ले रहा है वो होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये x की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, ये किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है। पर y की वैल्यू क्या आएगी वो डिपेंड हो रहा है x पे। तो हमारा जो इनपुट होता है उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? चलिए दो चीज आपको समझ में आ गई होगी। पहली चीज ये रिप्रेजेंटेशन कि यार किसी भी फंक्शन में हम कोई इनपुट देंगे, हम यहाँ पे इनपुट की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। जो भी इनपुट आएगा वो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए हमारा फंक्शन, अब नया फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए हमारा फंक्शन है x प्लस 1 बाय 2, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। दिस इज अवर फंक्शन। अब मैं बोल रही हूँ f ऑफ 3। f ऑफ 3 क्या होगा? f ऑफ 3 क्या होगा? मतलब मैं इनपुट क्या दे रही हूँ? देखिए ये फंक्शन है, f ऑफ 3 मतलब मेरी x की वैल्यू क्या है? 3। बात समझ में आई? क्योंकि हमारा x क्या है? x है हमारा इनपुट, तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है 3। 3 रखो, 3 प्लस 1 4 बाय 2 क्या आएगा? 2। बात समझ में आई? तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2। तो मैं ये बोल दूंगी f ऑफ 3 की क्या वैल्यू आई? 2। f ऑफ 3 की क्या वैल्यू आई? 2। इस फंक्शन में मान लीजिए इसको f1 बोल दिया, कंफ्यूजन नहीं हो। ये वाला फंक्शन हमारा f है, ये वाला फंक्शन हमारा f1 है। बात समझ में आई? तो f1 ऑफ 3 क्या होगा? 2। क्लियर है? देखिए समझ में आ रहा है? कहीं पे आपको लिखा हो कि फाइंड f1 ऑफ 3, तो आपको क्या करना है, f1 जो भी फंक्शन है उसमें जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह आपको 3 लिख देना है, ठीक है। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपका f ऑफ 3 होगा। ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं y इक्वल टू 2, हम ये भी बोल सकते हैं f ऑफ 3 इक्वल टू 2। ये दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि f ऑफ x इक्वल टू y बहुत सारी जगह लिखा जाएगा। और क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि f ऑफ x भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि फंक्शन में अगर मैंने x की वैल्यू डाली x, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो f ऑफ x होगा, उसको हम कई बार y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो f ऑफ x इक्वल टू y ये एक जनरल तरीका है किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। बात क्लियर है? चलिए आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर है। लिखा कैसे जाएगा? f मैप्स a टू b, सेट a टू सेट b। f मैप्स सेट a टू सेट b मतलब पहला इसमें जो भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे उसका पहला एलिमेंट सेट a से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट b से आएगा। और ये सिंस ये फंक्शन है तो दो कंडीशन क्या फॉलो होनी कंपलसरी है। पहली बात तो ये कि जो फंक्शन का डोमेन होगा वो सेट a के बराबर होगा, और दूसरा इसके सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैप करेंगे, मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का सिर्फ एक ही इमेज होगा, वन एंड ओनली वन इमेज। वन से ज़्यादा भी चलेगा नहीं, वन से कम भी चलेगा नहीं,
हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का सिर्फ एक वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए जो सेट बी में होगा। सेट ए का एलिमेंट का कोई इमेज होगा सेट बी में और सेट बी के एलिमेंट का प्री इमेज होगा सेट ए में। ठीक है, इमेज और प्री इमेज आपको क्लियर होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वन इज इमेज, वन का इमेज क्या है 1, 2 का इमेज क्या है 4, ठीक है, 3 का इमेज क्या है 9। बात समझ में आई? इमेज आप समझ में आ रही है? जो आपका इनपुट है वो है आपका प्री इमेज और जो आउटपुट है वो है आपका इमेज। देखिए, इनपुट का इमेज आउटपुट है और आउटपुट का प्री इमेज इनपुट है। ठीक है, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में होगा, इनपुट कॉमा आउटपुट। अब आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा फंक्शन, हम एक नए पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं फंक्शन को। ठीक है, जैसे इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स x, y के फॉर्म में है, तो ये x इज ए इनपुट, y इज ए आउटपुट। क्लियर है? पहला वाला इनपुट, बाद वाला आउटपुट। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को हम इनपुट आउटपुट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस विल बी इमेज ऑफ ये वाला एंड दिस विल बी प्री इमेज ऑफ ये वाला। क्लियर है? इनपुट इज प्री इमेज ऑफ आउटपुट एंड आउटपुट इज इमेज ऑफ इनपुट। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, एक और चीज हमें क्या समझनी है, देखिए अगर मैंने सारे की सारे हमारे इनपुट में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो भी हमारा इनपुट में x की वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यूज आ रही है, उनको अगर मैं एक सेट में लिखूं तो क्या वो हमारा डोमेन हो जाएगा? यस, डोमेन मतलब हमारे ऑर्डर्ड पेयर के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स, और ऑर्डर्ड पेयर के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ अगर मेरा ये फंक्शन है, फंक्शन में जो भी इनपुट आ रहा है वो सारे इनपुट को अगर मैं एक सेट में बंद करूँ तो वो हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, और मैं अगर सारे आउटपुट को एक फंक्शन एक सेट में बंद करूँ तो वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो इसके सारा सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, जो भी इनपुट में आ सकता है वो सारे के सारे इनपुट को मैंने एक सेट में लिखा तो वो हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन एफ हो गया, और आउटपुट को लिखा तो आउटपुट के सारे एलिमेंट्स को मैंने एक सेट में लिखा तो वो हमारा रेंज का एक पूरा सेट हो गया है। ठीक है, आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप ये बहुत स्पीड में मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको धीरे धीरे सब चीज़ समझा रही हूँ। देखिए मैं इसको इसलिए समझा रही हूँ, ये मोस्टली बुक्स में नहीं दिया होता है ऐसा रिप्रेजेंटेशन, बट मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ पाए कि यार फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, आपने इन डेफिनेशन फॉर्म में तो समझ लिया है फंक्शन क्या होता है, यार वो एक टाइप का रिलेशन है जो वो 2 पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करेगा, वो सारे रिलेशन हमारे फंक्शन है। बट फंक्शन इज बेसिकली एक टाइप का ऑपरेशन, एक टाइप का ऑपरेशन है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट की नीड है। और फंक्शन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स, हम जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते थे वैसे फंक्शंस में ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर का कंपोनेंट इनपुट और बाद वाला आउटपुट। मतलब हम फंक्शन में ये वैल्यू देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी वो इधर आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, कोई फंक्शन देंगे आपको, यार मान लीजिए आपको फंक्शन दिया है g इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये मान लीजिए फंक्शन है। आपको बोलेंगे फाइंड g ऑफ 0, फाइंड g ऑफ 0, मतलब g ऑफ 0 का मतलब क्या है, यार आपका इनपुट है 0, इनपुट क्या है 0, आपको आउटपुट पता करना है, आपको g ऑफ 0 फाइंड करना है, मतलब आपको 0 में वैल्यू इनपुट रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा वो पता करना है। रख दो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 3 प्लस 1, मतलब 1/3 प्लस 1 मतलब 4/3, तो हमारा g ऑफ 0 क्या आ गया 4/3। सिंपल बात समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा और आगे चीज़ें समझते हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो आपको इतनी समझ में आ गई होगी कि अगर मैं कोई फंक्शन की बात कर रही हूँ विच इज़ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इसको पढ़ेंगे कैसे, एफ मैप्स ए टू बी। ठीक है, एफ मैप्स ए टू बी मतलब एफ एक फंक्शन है, मेरे फंक्शन का नाम ही एफ है, वो सेट ए से सेट बी की तरफ मैप कर रहा है। मतलब इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे फंक्शन में, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्स कॉमा वाई, तो ये सेट ए से आएगा, ये सेट बी से आएगा। इतनी बात क्लियर है? एक और चीज़ हमने क्या समझी कि यार कोई भी इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, मान लीजिए इसका एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, ठीक है, मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर है इसका ए कॉमा बी, तो मैं बोलूँगी एफ ऑफ जो इनपुट होगा वो ए है, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। ये ए जो आएगा, जो इनपुट है ये आएगा सेट ए से, जो आउटपुट है वो आएगा सेट बी से। क्लियर है?
ये एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, मतलब एफ में मैं अगर इनपुट ए दूंगी तो क्या वैल्यू आएगी बी। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ए कॉमा बी, अगर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी है तो मैं बोल सकती हूँ ए कॉमा बी एज ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू फंक्शन एफ। क्लियर है? चलिए अब हमने एक और चीज़ क्या समझी है, एक और चीज़ ये समझिए कि जो ए कॉमा बी है अगर मैं उसको ऐसे लिखूँ तो B इज इमेज ऑफ A एंड A इज प्री इमेज ऑफ B। इधर बोलूँ तो A इज प्री इमेज ऑफ B एंड B इज इमेज ऑफ A। क्लियर है? चलो आई होप आपको समझ में आ रहा है हम इसको कैसे लिख रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है फ्रॉम A टू B, F मैप्स A टू B, और उस फंक्शन में एलिमेंट्स है हमारे मान लीजिए 1, -1, 2, 3, रैंडमली कुछ भी मैंने ले लिए है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब अगर ये मेरा फंक्शन है तो मैं बोल सकती हूँ एफ ऑफ 1 क्या होगा। एफ ऑफ 1 मतलब मैं अगर फंक्शन में इनपुट दे रही हूँ 1 का तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। देखिए हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होगा इनपुट और बाद वाला एलिमेंट होगा आउटपुट। अगर मैं एलिमेंट में देखूंगी कि यार मैं इनपुट 1 दे रही हूँ, मतलब मैं ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को देखूंगी कहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट क्या आया -1। अगर मैंने एफ ऑफ 2 पता करना है तो एफ ऑफ 2 क्या होगा 3, मतलब इनपुट दिया 2 तो आउटपुट क्या आएगा 3। मुझे अगर एफ ऑफ 4 पता करना है तो क्या होगा 5। क्लियर है? देखिए अगर मेरे पास ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट ए और सेट बी में, ठीक है, मान लीजिए मेरे सेट ए में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स भी फाइनाइट होंगे, तो मैं उसको हर एक एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिख सकती हूँ या फिर ऐसे लिख सकती हूँ कि एफ ऑफ 1 ये है, एफ ऑफ 2 ये है, एफ ऑफ 3 ये है, एफ ऑफ 4 ये है, कुछ भी। पर मान लीजिए अगर मेरे जो है सेट ए है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब वो एक इनफाइनाइट सेट है, और तो फिर मेरा जो फंक्शन एफ होगा उसमें भी इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, तो मोस्टली ऐसे केसेस में हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक फॉर्मूले के बेसिस पे, मतलब हम यूजुअली एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक फंक्शन क्या है। ठीक है, इधर हमने कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया है, हमने डायरेक्टली लिखा है कि 1 अगर इनपुट दिया तो आउटपुट -1 है, 2 इनपुट दिया तो 3, 4 इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा 5 इन फंक्शन एफ। पर मान लीजिए इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है हमारा ए में, तो ए हमारा इनफाइनाइट सेट है, तो उस केस में हमारे फंक्शन में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, फंक्शन में भी इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को मैप करेगा। तो उस केस में हम यूजुअली हमारे फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला में, जैसे हमने पहले देखा था। मान लीजिए मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने एग्जाम्पल देखा था, या मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स, मान लीजिए मैं ऐसा फंक्शन बोलती हूँ। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया हमारे फंक्शन का, जिसमें मैं फंक्शन को किस फॉर्म में लिख रही हूँ, मैं एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रही हूँ। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है एक्स, या फिर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है 2x प्लस 3, या फिर एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 2। कुछ भी मैं ले सकती हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 तो इधर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे मान सकती हूँ मैं 2x की पावर 0, x की पावर 0 को मैं 1 बोल सकती हूँ। ठीक है, कुछ भी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम यूजुअली जब हम आगे बढ़ेंगे कैलकुलस देखेंगे या हम और आगे समझेंगे चीज़ों को, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, जो जहाँ पे भी फंक्शंस यूज आएंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फंक्शन को ऐसे फॉर्मूले के तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे। मोस्टली ये भी तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इसमें कोई इशू नहीं है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे और हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि यार फंक्शन कहाँ कहाँ यूज़ में आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ हम मोस्टली फंक्शंस को एक फॉर्मूले के फॉर्म में देखेंगे। फॉर्मूले के फॉर्म में देखने का मतलब ये हो गया, ये एक डब्बा है, इधर हम एक इनपुट देंगे और हमें यहाँ से एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इनपुट हमारा एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की जो भी वैल्यू देंगे वो हमारा इनपुट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एक्स की वैल्यू दी 1, तो 1 हमारा इनपुट हो गया, और 1 की वैल्यू रखने के बाद जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा एफ ऑफ 1 कहलाएगा। क्लियर है? तो ऐसे समझिए फंक्शन ऐसा एक ऑपरेशन होगा। ठीक है, ये ऑपरेशन है, यह ऑपरेशन है, यहाँ पे तुमको इनपुट दो, एक्स की वैल्यू रखो, आउटपुट जो भी आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू 1 रखी, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी
1 + 3, 1 + 2 + 1 + log(1) मतलब 0। तो ये 4/3 + 1 मतलब 7/3। तो f(1) की वैल्यू आ गई 7/3। ठीक है, तो मैंने इनपुट दिया 1 तो मेरा आउटपुट आया 7/3। मतलब मैंने फंक्शन की वैल्यू दी, मतलब मैंने f(1) की वैल्यू क्या आ गई 7/3। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऐसा ऑपरेशन है, इनपुट दो आउटपुट ले लो। ठीक है, उनका ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिख दो, ये इनपुट है ये आउटपुट है। ठीक है, इनपुट आएगा इस सेट से, आउटपुट आएगा इस सेट से। आई होप ये सब चीज़ आपको क्लियर है। एक और चीज़ क्या है, हम यूजुअली देखिए इनपुट को मैंने x = 1 से रिप्रेजेंट किया, मतलब इनपुट को मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, आउटपुट को मैं यूजुअली y से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, यूजुअली, कंपलसरी कोई भी चीज़ नहीं है, बहुत सारी जगह दूसरे वेरिएबल्स भी यूज होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इनपुट के लिए x, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y होता है। यूजुअली ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कोई भी वेरिएबल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता आपको। पर यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं बुक्स में, बहुत सारी जगह आपको ऐसे ही दिखेगा कि आपका जो इनपुट है वो x है और आउटपुट है वो है y है। ठीक है, तो y हमारा आउटपुट है, और अगर मैं इसको x के फॉर्म में लिखना चाहूँ आउटपुट को, तो f(x) में लिख सकती हूँ, तो ये हमारा आउटपुट होगा। तो हम बोल सकते हैं f(x) = y। ठीक है, मतलब मैं इसको y के बराबर भी बोल सकती हूँ, f(x) को मैं क्या बोल सकती हूँ, y। ठीक है, या फिर g(x) को मैं क्या बोल सकती हूँ, y। मतलब यूजुअली f(x) मतलब आउटपुट, x मतलब इनपुट, f(x) मतलब आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आउटपुट किसका आउटपुट, ये इस फंक्शन में ये x की वैल्यू रखो तो ये आपका आउटपुट f(x) आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा। यूजुअली इनपुट को x से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को y से, तो हम बोल सकते हैं y = f(x) या f(x) = y। तो बहुत सारी जगह अगर आपका फंक्शन की वैल्यू है मान लीजिए x², तो आपको ये भी लिखा होगा f(x) = x², और कई बार जगह ये भी लिखा होगा y = x²। ये f(x) = x² नहीं लिखा होगा, y = x² लिखा होगा, तो भी आपको समझ जाना है इसका मतलब क्या है कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब हम x की क्या वैल्यू रखें तो y की वैल्यू आएगी। तो ये हमारा इनपुट है, x² इनपुट नहीं, x हमारा इनपुट है, फंक्शन x² है और y हमारा आउटपुट है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर है।